हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज आप देख सकते हैं निफ्टी काफ़ी स्टेबल था। ऑलमोस्ट 1% तक की इसने बढ़त दिखाई थी। 120 रुपीज़ से पूरे दिन में चढ़ा था। लग रहा था आज 15,000 का मार्क क्रॉस कर देगा, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। एक ही रेंज में चल रहा था। भले ही यहाँ पे निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो आज काफ़ी ज़्यादा भाग गए। निफ्टी से भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आज इन सेक्टर ने दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम फार्मा सेक्टर कह सकते हैं, स्टील सेक्टर कह सकते हैं, और तीसरा आता है यहाँ पे रेलवेज। भले ही रेलवे काफ़ी टाइम से बंद है, यहाँ पे इनके ऑपरेशंस ठप पड़े हैं, स्टिल आज रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़त थी। सो आज की वीडियो में हम ऐसी दो शेयर्स की बात करने वाले हैं जहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ चल रही है और जहाँ पे हमें आज के दिन काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी भी दिखाई दी। सो आज के वीडियो में हम ऐसे ही दो शेयर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इनमें जो बड़ी न्यूज़ आ रही है उनके बारे में हम बात करेंगे और सही टाइम क्या होगा ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने का। करंटली इनके जो ऑपरेशंस बंद है उनके चलते हुए कितना ज़्यादा रिस्की बनता है ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। एक्जैक्टली हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल, सारी चीज़ों पर हम नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईआरएफसी की, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। जब से ये लिस्ट हुआ है सबके नाक में इसने दम कर रखा है। जस्ट यहाँ पे गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है आपको। ऑलमोस्ट अगर हम आज की तेज़ी को एक्सक्लूड करते हैं तो ये 15% तक गिरा है जस्ट पिछले 2-3 महीने में जब से ये लिस्ट हुआ है। बट अगेन एक और चीज़ आपको नोट करनी है, इसकी गिरावट के बावजूद भी इसने 5% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे आईपीओ में खरीदा हुआ है उनका जो भी यहाँ पे लॉस है उसमें से 5% कमी पकड़ सकते हैं। अगर आज के दिन देखें तो आपको यहाँ पे 7% का यहाँ पे जंप दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 1.50 पैसे से यहाँ पे ये शेयर बढ़ा है। स्टार्टिंग में तो ये शेयर 21 के रेंज में चल रहा था, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट मिड डे आते आते 12 बजे के बाद इसमें जो एक भयंकर रैली शुरू हुई, लगभग ये शेयर जो है 6.6% तक जस्ट मिड डे से भागा है। और ऑब्वियसली जब ऐसे गिरे हुए शेयर, जब ऐसे जो है डाउन ट्रेंड शेयर एक अप ट्रेंड में जाते हैं, एक अच्छा रैली देते हैं, तो हर जगह इसकी बात होती है। हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब पे, हर एक जगह यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया इस रैली को देखते हुए। सो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स, कुछ न्यूज़ जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सो ये न्यूज़ फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे पब्लिश हुई थी। यहाँ पे आईआरएफसी ने लगभग 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पे रेज किए हुए हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम है, लगभग 6 से 7% का है। सो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पे कंपनी ने रेज किया है ऑपरेशंस के लिए, आने वाले खर्चों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहिएगा या फिर जो भी यहाँ पे रेलवे के मेंटेनेंस, एक्सपांशन, सारी चीज़ों के लिए पैसे कम आने वाले हैं। और इस पर जो इंटरेस्ट ये लोग देने वाले हैं काफ़ी कम है, जबकि लोग इस पर जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं रेलवे से वो काफ़ी ज़्यादा है। सो आज के दिन ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसने इसके शेयर प्राइस को हैम्पर किया है, जिसने इस शेयर प्राइस को जो है एक नए मुकाम पे जाके रखा हुआ है। बट जस्ट इस न्यूज़ को देखते हुए या फिर इस रैली को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैं आपसे आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले हम कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 29,469 करोड़ का। जो करंटली प्राइस चल रहा है स्टॉक का लगभग 22 रुपीज़ का चल रहा है। बुक वैल्यू है लगभग 23 रुपीज़ का। हर पीओसी स्टॉक की तरह, हर गवर्नमेंट कंपनी की तरह यहाँ पे भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जो चीज़ आपको नज़र में रखनी है वो है इसका डिविडेंड डील। लगभग 4.66% का यहाँ पे डिविडेंड डील है। काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पे दे रहा है। जस्ट 3 महीने हो गए इस कंपनी को लिस्ट होते हुए, बट पहला ही डिविडेंड इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिखाई देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई देगा। क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी है तो आरओसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बिजनेस को दर्शाता है कि कितना रिटर्न ये बिजनेस बना पा रहा है, जो ये पैसे मार्केट से उठा रहा है उस पर कितना अच्छा परसेंटेज, कितना अच्छा आउट परफॉर्म ये कर पा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे आरओसी देखें तो यहाँ पे इंप्रेसिव हम ये कह नहीं सकते, काफ़ी कम है आरओसी हम कह सकते हैं। बट जो पैसे यहाँ पे शेयर होल्डर से लिए हुए हैं, जहाँ पे इक्विटी से रेस किया हुआ है, उस पर यहाँ पे डिसेंट रिटर्न ये देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे इसके रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते जा रहे हैं। यहाँ पे दिसंबर 2019 में आपको 907 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा। सितंबर 2020 में लगभग 995 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2020 आते आते लगभग 1047 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखा गया है। सो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे भी करंटली रेलवेज तो बंद है, तो यहाँ पे ये स्टॉक उस वजह से नीचे जा रहा है या फिर इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भले रेलवेज बंद हो, इसका इंपैक्ट आपको आईआरएफसी पे दिख सकता है, आरबीएनएल पे दिख सकता है, रेलटेल पे दिख सकता है, इरकॉन, ऐसे जो भी रेलवे के शेयर्स हैं जो रेलवे के चलने की वजह से चलते हैं उनमें आपको इसका इंपैक्ट जरूर दिख सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट आपको यहाँ पे शेयर के वैल्यू में दिख सकता है। बट जो ऐसे शेयर है जो फाइनेंस में डील करते हैं, इनका रेलवे के चलने या ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही अभी रेलवे बंद हो, बट इनका जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, वो आता रहेगा। और जो मेन चीज़ है, इनके एनपीए जीरो है, बिल्कुल भी इनके एनपीए नहीं है। बिकॉज ये जो लोन देते हैं बस सिर्फ एंड सिर्फ रेलवे कंपनीज को ही देते हैं, तो उस वजह से इनके एनपीए बुक्स काफ़ी क्लीन है
और इनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आते रहता है रेलवेज के पास से, जो रिजर्व्स है उसमें से ये लोग पे करते रहते हैं। सो इस लॉकडाउन का या फिर रेलवे के ऑपरेशंस बंद होने की वजह से इस पर बड़ा सा इम्पैक्ट तो अभी पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसका जो बिजनेस मॉडल है लॉन्ग टर्म का है, ये एक टाइम का बड़ा अमाउंट दे के छोड़ देता है, उस पर जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते रहता है वो इसका इनकम बनता है। सो इसका वो फाइनेंशियल इनकम तो चालू ही रहने वाला है, भले रेलवेज चालू हो या बंद हो ऑब्वियसली। बट एक बात है, लॉन्ग टर्म में अगर रेलवेज चल नहीं रहे, इनके ऑपरेशन जो एक्सपांड नहीं हो रहे, रेलवेज जो है प्रॉफिट में नहीं जा रहे, तो वो इनके इनकम में भी डिफॉल्ट करेगी, इनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस पे नहीं कर पाएगी। बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम केस तो अभी तक हुआ नहीं है। रेलवेज भले ही यहाँ पे नेगेटिव में जा रहे हैं, बट यहाँ पे इनके रिजर्व अच्छे हैं कि जिससे कि इसका इंटरेस्ट अमाउंट है, जिसका प्रिंसिपल है, वो पे कर पाए। सो अगली चीज़ जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इनके जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में, तो गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक लेंडिंग कंपनी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो इनका काम वही है कि पैसों को रोटेट करना, पैसों को यहाँ पे आगे भेजना। तो जाहिर सी बात है इनके कैश फ्लोज ज़्यादातर नेगेटिव में रहने वाले हैं। जितना पैसा ये लोग रिजर्व में रखते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लेंड करते हैं, तो इनके कैश फ्लोज आपको मैक्सिमम टाइम नेगेटिव में दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास कैश कम है, कैश नहीं है या फिर कंपनी लॉस में है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मार्केट में दे रही है, यहाँ पे रेलवेज में लगा रही है, और उनका मेन इनकम वही से आता है, उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी पे ये कंपनी चल रही है। और जो आखिरी और मेन पॉइंट है वो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग का। प्रमोटर के पास 86% की होल्डिंग है, मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है। तो इसका मतलब ये है अगले 1 से 2 साल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एफएस लेके आएगी, अपना स्टेक जो है 15 से 20% बेच देगी और 75% पे यहाँ पे लाके खड़ा कर देगी, जिससे कि वो सेबी के नॉर्म्स को मीटअप कर पाए। तो बहुत से लोग को ये रिस्क लगता है, तो मैं इसको आगे और डिफाइन करता हूँ। सो गाइस ये पॉइंट तो सही है कि जब भी ओएफएस आएगा तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, बट आपको एक और चीज़ यहाँ पे कंसिडर ये करनी है कि जब भी ओएफएस आता है तो गवर्नमेंट अपने एंड से शेयर को पुश करती है, एलआईसी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करता है और शेयर के वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा जंप कराता है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन ये शेयर की वैल्यू लगभग 21 रुपीज़। जब भी ओएफएस आएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, मैं लिख के देता हूँ, गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे इन्फ्यूज़ करेगी एलआईसी के थ्रू, किसी फंड हाउस के थ्रू, और इस शेयर के वैल्यू को लगभग मिनिमम से मिनिमम 40 रुपीज़ तक तो लेके जाएगी, जस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले तक, ताकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट ओएफएस लेके आ रही है, अगर 5 से 10% डिस्काउंट दे भी रही है तो मिनिमम 30-35 रुपीज़ पे ये बेच पाए। मैं ये जस्ट तुक्का नहीं मार रहा हूँ या हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपका रिसर्च कर सकते हैं। आप हर एक स्टॉक उतार के देखिएगा, आईआरएफसी की बात कीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की लिमिटेड की बात कीजिए, यहाँ पे इरकॉन की बात कीजिए, कोई भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी, पीयूसी कंपनी में अगर ओएफएस आता हुआ दिख रहा है, 1 से 2 हफ्ते पहले आपको वहाँ पे काफ़ी भयंकर तेज़ी दिखाई देगी। रिसेंटली बात करें तो आरवीएनएल लगभग 25 या 20 रुपये का शेयर था, उसको 30 के ऊपर जाके खड़ा कर दिया, और जब ओएफएस लेके आए जस्ट 2 हफ्ते के बाद 30 रुपये के बेसिस पे। सो एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो आपको समझना है। बस अंधाधुन यहाँ पे कोई शेयर खरीदना है, बेचना नहीं है, आपको पैटर्न समझना है, तब जाके आप पैसे बना पाओगे। ऐसे शेयर में जो है जब भी ओएफएस आता है, हर शेयर के लिए ओएफएस की बुरी न्यूज़ होती है, बट पीओसी के लिए जब भी एक ओएफएस आता है आपको तभी खरीदना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऐसे शेयर्स को जो है पुश करती है एक ऊंचे अमाउंट में, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे सस्ते में शेयर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने शेयर की वैल्यू काफ़ी हायर चाहते हैं। भले ओएफएस के बाद शेयर गिर जाए, शेयर करेक्शन में जाए, उनको परवाह नहीं पड़ता है, बट ओएफएस के पहले तक वो शेयर को पंप करते हैं, उसके बाद ओएफएस में डंप करते हैं। ये ट्रू स्टोरी है, आप आपका रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन है, आप कह रहे हैं कि ऐसे शेयर में ऐसा हुआ नहीं था, ये गवर्नमेंट स्टॉक था, तो आप मुझे एक बार जो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा, उस वजह से वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा, बट मैक्सिमम टाइम 99% जब भी मैंने देखा है गवर्नमेंट स्टॉक में ऐसे ही होता है, ओएफएस के पहले काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे डंप करते हैं। और अब आते हैं मेन न्यूज़ में कि ऐसे शेयर जो कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा है, आप देख सकते हैं रेड कैंडल, ये 1 डे की कैंडल है, तो लगभग 2 महीने से यहाँ पे शेयर कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा है। बस यहाँ पे आके 21 के रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ रहा था, ये जब भी 21 को ब्रीच कर रहा है काफ़ी जल्दी ऊपर जा रहा है, और ऐसे आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, लगभग 3 हफ्ते तक ऐसे ट्रेंड चल रहा था। ये शेयर जब भी 21 के रेंज में आ रहा है एक नया बाउंस बैक ले रहा है, और आज के दिन ये शेयर 22 रुपीज़ 60 पैसा पे चला गया है जस्ट एक दिन में। तो अब बॉटम ऑफ द स्टोरी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या भागते हुए ट्रेंड को पकड़ना चाहिए, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा लॉन्ग आंसर दूंगा, आई होप आप समझ पाओगे। तो गाइज ऐसे शेयर जो एक न्यूज़ के बेस पे भागते हैं, या फिर ऐसे शेयर जो काफ़ी टाइम से गिरे हुए एक ब्रेकआउट होता है। सो गाइज अगर ऐसे पीएसयू शेयर जहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, आप देख रहे हैं एक दिन में जो है 5 to 10% भाग चुका है बस रिजल्ट के पहले, या फिर यहाँ पे एक न्यूज़ के बेसिस पे, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक फेक ब्रेकआउट भी होता है, हो सकता है ये शेयर वापस एक डाउन ट्रेंड में चला जाए। तो आपको वो रिस्क हमेशा ध्यान में रखना है। बस यहाँ पे शेयर का लो वैल्यू और एक बड़ा रैली देख के एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब आपको बड़े पैसे यहाँ पे लगाने नहीं है, आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी शुरू कर सकते हो। अगर इसके डाउन साइड की बात करें, ये 21 के इसके रेंज को ब्रीच आउट करता है, ब्रेक करता है, तो ये 15 तक भी जा सकता है।
एंड अगर अपर लेवल की बात करें तो 24 से 26 के लेवल तक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, बिकॉज बहुत से लोगों ने यहाँ पे आईपीओ में खरीदा था, आईपीओ के बाद भी लोग डिप्स में खरीदते जा रहे थे। तो जैसे जैसे ये स्टॉक 24 से लेकर 26 के रेंज में जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, शेयर साइड ट्रेंड में जा सकता है। बट एक बार अगर ये 27 के रेंज को ब्रीच करता है और सस्टेन भी करता है तो ये 30 को बहुत ही इजीली कवर अप कर लेगा। सो ये एक बेसिकली स्टॉक का आने वाला एक पैटर्न, एक साइकिल में आपको बताया। अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आपको एक मेंटलिटी सेट करनी है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 साल का पेशेंस होना चाहिए कि आप वो फंड यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हो। आपके वो फंड यहाँ पे अटक गए तो आपको परवाह नहीं पड़ेगी। वैसे तो बैंक से काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देने वाला है आपको डिविडेंड के फॉर्म में। बैंक का रिटर्न आपको हार्डली 3 से 4% का जो आजकल एफडी पे चल रहा है, बट ये स्टॉक साल में 2-3 बार 5-5% का रिटर्न दे ही रहा है इसके डिविडेंड के फॉर्म में। तो एनी टाइम आपको बैंक एफडी से अच्छा ही यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। बट अगेन आपके पैसे यहाँ पे जो है फ्रीज रह सकते हैं, अटक जा सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बट अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक या एक पॉजिटिव पैटर्न आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 साल बाद यहाँ पे ओएफएस आ सकता है, और ओएफएस में हमेशा गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है काफ़ी हायर रेंज में, काफ़ी हायर प्राइस में बेचना चाहेगी। तो तब आप जो 3 साल से इसे होल्ड कर रहे हो उसका रिटर्न आपको शायद 1 हफ्ते में मिल जाएगा। स्टॉक जो 1 हफ्ते या फिर 1 महीने में जो है डबल रिटर्न भी देख सकता है। सो बेसिकली काफ़ी पेशेंस चाहिए होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज रिस्क और वैलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ऑपरेटर गेम भी हो सकता है कि लोग यहाँ पे पंपिंग एंड डंपिंग कर सके। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अटक रहे हो, अगर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस रैली में। अगर आप क्विक रिटर्न के पीछे भाग रहे हो कि आज इन्वेस्ट करके अगले हफ्ते अगले महीने यहाँ पे जो एग्जिट लेंगे, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, चांसेस भी कम है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे अच्छा फिर आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी करेक्ट भी होता है। यहाँ पे वो क्विक वॉलेटिलिटी या फिर क्विक अप एंड डाउन मूव यहाँ पे दिखाई दे नहीं सकता इजीली, बिकॉज हिस्टोरिकली आप देख रहे हो अगर ये एक डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो एक डाउन ट्रेंड पकड़ता ही जाता है जब तक कि एक रेंज में ना आए। सो बेसिकली अगर आपके पास एक्सेस फंड है, आपके पास एक्सेस टाइम है, आपके पास पेशेंस है होल्ड करने का, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप क्विक रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, आपको इजी रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन नहीं हो सकता है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यहाँ पे नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस को भी इनके ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं है। बट अगेन आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न बना पाए। वैसे तो मैं आपके साथ यहाँ पे रेलवे के 2 स्टॉक डिस्कस करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस एक स्टॉक के पीछे, तो मैं नेक्स्ट स्टॉक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।